हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग? मस्त एकदम। तो आज जो है हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इस वीडियो में सी एंटर की जो जीएसटी के लिए आरटीपी जनवरी 25 टर्म के लिए इंस्टीट्यूट ने अपलोड करी उसके बारे में। तो ये आरटीपी हम डिस्कस करते हैं जीएसटी का। उसके बाद जो है इनकम टैक्स का जो आरटीपी है वो मैं एक दो दिन में वो भी अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा जो है मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कैपिटल गेन, पीजीबीपी डिडक्शन, ऐसे जो डीटी में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसका रिविजनरी वीडियो जो है वो अपलोड करने के लिए। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा वीडियो बनाऊं मैं, डिटेल्ड वीडियो विद क्वेश्चन आंसर या खाली थियरी जो है एक रिवीजन हो जाए फटाफट शॉर्ट में कि वो पूरा चैप्टर आपको याद हो जाए। तो डिटेल्ड चाहिए, मतलब वो रिविजनरी वीडियो प्लस क्वेश्चन या विदाउट क्वेश्चन, या बताना जरूर। तो फिलहाल तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी आरटीपी जीएसटी वाली। अच्छा, टोटल इसमें 10 क्वेश्चन थे और हम लोग एक काम कर रहे हैं, हम लोग उल्टा स्टार्ट करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा करके हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे ना तो एक्चुअली में ये थियरी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं, ये डिट्टो कॉपी पेस्टेड आंसर है मॉड्यूल से। लिस्ट द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय अ सप्लायर हु हैज ऑप्टेड फॉर अ कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम अगर कोई बंदा ऑप्ट करता है तो उसको बताओ क्या क्या मेंटेन नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको याद हो ये आपने जो है एक थियरी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। आपको दो चीजें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, एक तो बोलो टैक्स के रिकॉर्ड, आईटीसी का रिकॉर्ड, और एक स्टॉक का रिकॉर्ड। क्यों आईटीसी का, टैक्स का रिकॉर्ड, आईटीसी टैक्स का रिकॉर्ड, आईटीसी मतलब टैक्स, इसका रिकॉर्ड क्यों मेंटेन नहीं करना? क्योंकि कॉम्पोजिशन बिल को आईटीसी मिलने नहीं वाली। लॉजिक ये था, और उसी रीजन से बोलो स्टॉक का डेटा भी नहीं मेंटेन करेगा तो भी चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो प्योर थ्योरी क्वेश्चन है आप देख लो, ये मॉड्यूल से कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें नया कुछ नहीं है। कॉम्पोजिशन टेबल को क्या क्या मेंटेन नहीं करना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9, अब सुनना। ब्रीफली एग्जामिन द प्लेस ऑफ सप्लाई। आपको ढूंढना है प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। भाई क्वेश्चन है प्लेस ऑफ सप्लाई का। अगर आपको याद हो बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो है आईजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ, आईजीएसटी एक्ट 2017। और इसके अंदर दो सेक्शन है, सेक्शन 10 और सेक्शन 12। सेक्शन 12 जो है वो बात करता है आईजीएसटी में, बोल रहा हूँ सीजीएसटी में नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, और 12 बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 10 और 12 है। आई होप आपको याद आया होगा। तो अब बस उसके रिलेटेड रिगार्डिंग प्रोविजन है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मिस शांति, शांति की बातें चल रही है, सुनो। अनरजिस्टर्ड रेसिडेंट ऑफ गुजरात, किधर वाली है शांति? गुजरात वाली है। और कैसी वाली है वो? अनरजिस्टर्ड है। वेंट टू मीट हर पेरेंट्स एट द नेटिव प्लेस पटना। बोलो कहाँ जाती जा रही है शांति? बिहार जा रही है, पटना। किसको मिलने? अपने पेरेंट्स को। एंड बाइज अ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हर पेरेंट्स। भाई क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई का, टैक्सेबिलिटी का नहीं, याद रखना। फॉर हर पेरेंट्स फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। तो मेरे को बोलना शॉर्ट में हो क्या रहा है, इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सर्विस दे रही है इसको, इंश्योर्ड पर्सन को, और ये बंदा जो है प्रीमियम पे करता होगा, है ना। अब यहाँ पढ़ते हैं। अगर आपको याद हो इंश्योरेंस वाला जो था, इंश्योरेंस वाला उसकी सेक्शन जो थी वो थी सेक्शन 12 के अंदर सब सेक्शन जो थी कौन सी थी भाई, किसी को याद है? वो थी सेक्शन 13, है ना। तो सेक्शन 13 जो थी वो थी हमारी इंश्योरेंस वाली सर्विस, और इसके अंदर दो पार्ट थे। अगर वो रजिस्टर्ड है तो एलओआर, अगर वो अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड तो था एलओआर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। सप्लायर ने अपने रिकॉर्ड में क्या लिख रखा है, रेसिपिएंट का एड्रेस, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहां देखना, बाइज अ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर पेरेंट्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब आगे, सप्लायर कौन है? एमएनटी इंश्योरेंस ऑफ पटना बिहार। बोलो सप्लायर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी बिहार वाली। ठीक है, तो सप्लायर ये बंदा है ये। एंड द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज इन द रेसिपिएंट, बोलो भाई किसका लोकेशन? रेसिपिएंट का। इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज पटना। तो मैंने अभी अभी बोला अगर शांति जो है रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड? अनरजिस्टर्ड। मेरे को बोलना वो प्रीमियम पे कर रही है अपने पेरेंट्स के लिए। तो अब मेरे को बताना इस केस में, आप चेक करो सामने वाला बंदा कैसा है, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है? रेसिपिएंट कौन है? शांति, अनरजिस्टर्ड है। तो इस केस में हम क्या देखेंगे, वो लोकेशन, जो एड्रेस, जो वो एड्रेस जो लिखा गया इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपनी रिकॉर्ड्स में मेंटेन किया है। तो पटना जो है ये बनेगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। करेक्ट है। आई होप आपको याद आया होगा। ये सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में भी दिया था, एक इलस्ट्रेशन दिया था मॉड्यूल में। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा पटना बिहार। अब आगे, इसमें इंटर इंटर नहीं ढूंढना ना, नहीं, खाली प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट,
लखन सिंह ट्रांसपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, जीटीए। भाई जीटीए का क्वेश्चन है, अगर आपको जीटीए की प्रोविजन याद हो, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, एक सेकेंड, हाँ अब देखो, जीटीए, जीटीए की प्रोविजन याद हो तो उसमें चेक करना था रेसिपेंट कैसा है, इसकी सेक्शन कौन सी थी, सेक्शन थी 12, सब सेक्शन कौन सी थी, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 थी, 8, 12 सब सेक्शन 8, ठीक है, 12 सब सेक्शन 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। हाँ भाई, तो बोलो जीटीए टू रेसिपिएंट, अगर वो रजिस्टर्ड है तो एलओआर, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द जीटीए फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, पिकअप पॉइंट भी बोलते थे हम उसको। तो ये दो थे। अब देखना यहाँ पर कैसा वाला है, लखन सिंह ट्रांसपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड और जीटीए रजिस्टर्ड है, ट्रक वाला रजिस्टर्ड है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इज हायर्ड बाय, बोलो राम ट्रेड लिंक्स रजिस्टर्ड सप्लायर इन न्यू दिल्ली। मेरे को बोलना जीटीए किसको सर्विस दे रहा है, राम ट्रेड लिंक्स को, राम को सर्विस दे रहा है, तो ट्रक वाला जो है राम ट्रेड लिंक्स इसको सर्विस दे रहा है। अच्छा राम कैसे हैं, वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, रजिस्टर्ड, और किधर वाले हैं, न्यू दिल्ली वाले, न्यू दिल्ली वाले राम है, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट इट्स कंसाइनमेंट फ्रॉम इट्स वेयरहाउस इन दिल्ली, बोलो गुड्स दिल्ली से किधर लेकर जाने हैं, टू द हाउस ऑफ द बायर लोकेटेड इन रुड़की उत्तर प्रदेश। भाई शॉर्ट में बोलो ट्रक वाला ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है ना। आई होप इतना तो पता चलता है सप्लायर रेसिपिएंट कौन है। तो ट्रक वाला जो है सप्लायर है, रेसिपिएंट कौन है, राम है, राम ने उसको हायर किया है, और बोलो राम जो है वो गुड्स कहाँ से, दिल्ली से उत्तर प्रदेश भिजवाना चाहते हैं। बोलो इस केस में, जीटीए के केस में, अभी अभी मैंने सेक्शन बोली 12 सब सेक्शन 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगर रजिस्टर्ड होगा तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट दैट इज न्यू दिल्ली, तो आंसर आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई न्यू दिल्ली, ये बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, ये बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और थर्ड, मिस्टर करण मुंबई टेक्स अ पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन। भाई पोस्ट पेड वाला अगर आपको याद हो इसका रूल क्या था, उस केस में आपको बिलिंग एड्रेस देखना है, उसका बिलिंग एड्रेस, तो मेरे को बोलना इन मुंबई फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर Freshia Limited and gives its residence address at Mumbai as the address for billing with the state company। बोलो एड्रेस कौन सा दे रहा है, मुंबई वाला, फॉर बिलिंग पर्पसेस, करेक्ट ना। तो इस केस में मेरे को बोलना अगर वो पोस्ट पेड सर्विस है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, या तो आपको रूल याद होना चाहिए, ठीक है, अगर आपको याद हो मोबाइल, ये टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विस है इसकी सेक्शन थी 12 सब सेक्शन 11 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, ठीक है, तो पहला आंसर है पटना बिहार, बिहार न्यू दिल्ली और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9, चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, ठीक है, और बोलो इस वजह से आंसर क्या आता है, पटना बिहार। उसके बाद बोलना मेरे को द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मैंने अभी बोला रजिस्टर्ड होगा तो एलओआर बनेगा, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो मेल से भेजो या कुरियर या ट्रांसपोर्टेशन ट्रक से भेजो, इज द लोकेशन ऑफ सच पर्सन, thus in the given case the recipient being, किधर वाला था वो, न्यू दिल्ली, याद है राम का क्वेश्चन था ये, दैट इज न्यू दिल्ली। और तीसरे वाले का आंसर मुंबई महाराष्ट्र था, बिलिंग एड्रेस मुंबई, चेक कर लो आप। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग डेटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग, केबल एंड डायरेक्ट DTH services to any person in case of mobile connection for telecommunication and internet services provided on postpaid basis, postpaid with the location of बोलो billing address, ठीक है। अब तुमको इतना सब लिखने की एक्चुअली में जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में लिख देते इन केस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस तो भी चलेगा, ठीक है। तो देखो हमारे ये तीन हो गए, ये कौन सा क्वेश्चन था, 9, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये बात कर रहे हैं ई इनवॉइसिंग ऊपर। आई होप आपको ई इनवॉइसिंग का चैप्टर याद है। मेरे को बोलना ई इनवॉइसिंग की प्रोविजन किसको एप्लीकेबल है, रजिस्टर्ड पर्सन को, फिर वो बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, जीटीए, याद है मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल्स, वो सब नहीं होना चाहिए, उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 इज मोर देन 5 करोड़, ये सब कंडीशन थी, ठीक है। मोर देन 5 करोड़, पहले 10 करोड़ हुआ करता था, अब तो बोलो करंटली लिमिट क्या है, मोर देन 5 करोड़, और वो B2B और एक्सपोर्ट्स करेगा तो उसको ई इनवॉइसिंग की प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगी। और ई इनवॉइसिंग का मतलब क्या होता है, आपको इनवॉइसिंग प्रिपेयर करने हैं अपनी अकाउंटिंग बिलिंग सिस्टम में, अपनी ओन अकाउंटिंग बिलिंग और ईआरपी सिस्टम में प्रिपरेशन करना है, बस उसको रिपोर्ट करना है आईआरपी, और आईआरपी पर रिपोर्ट करने के बाद आप जेसन फॉर्मेट में कर देते हो, वहां से तुमको ये इनवॉइस जनरेट होता है, इनवॉइस मिलता है, और उस पर 3 चीजें होनी चाहिए, आईआरएन, क्यूआर कोड, और इट मस्ट बी डिजिटली साइंड। आई होप आपको याद आ रहा है ऐसा कुछ। तो अगर आईआरएन नहीं लिखा तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनवैलिड, याद है ऐसा कुछ। चलो पढ़ते हैं।
ब्लू पांडा प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है भाई, मैन्युफैक्चरिंग दैट सप्लाइज गुड्स टू वेरियस रजिस्टर्ड डीलर्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। द कंपनी हैड एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 6 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24। बोलो 23-24 में टर्नओवर कितना था? 6 करोड़। द फाइनेंस टीम ऑफ द कंपनी इज नॉट श्योर वेदर इनवॉइसिंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू द कंपनी and is of the view that under e-invoicing system invoices needs to be generated directly on the invoicing portal। गलत सेंटेंस है ये, बोलो। जो भी उसका मैनेजमेंट या फाइनेंस टीम है गलत बोल रहा है। ई इनवॉइसिंग का मतलब क्या होता है? इनवॉइसेस को रिपोर्ट करना, प्रिपरेशन तो अपनी अकाउंटिंग बिलिंग सिस्टम में कर रहा है इंस्टेड ऑफ ईआरपी सिस्टम। गलत है ये, बोलो। जनरेट होगा कहां पर? ईआरपी। अब देखो पूछा गया है भाई, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, वो फाइनेंस टीम का ओपिनियन है, पढ़ो तुम ध्यान से, ठीक है। तो अब क्या करना, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ो। मुझे तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा लग रहा है, इसलिए मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ था ही नहीं टेक्निकल जैसा। 6 करोड़ का टर्नओवर है, फाइनेंस टीम सोच रही है वो। चलो आंसर पढ़ते हैं इसका, क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज ई इनवॉइसिंग? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बोलो। ई इनवॉइसिंग का मतलब क्या होता है? तो अगर मैंने जो कंडीशन बोली, अगर आप बी टू बी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो इनवॉइस प्रिपेयर करोगे अपनी अकाउंटिंग बिलिंग सिस्टम में, बट उसको रिपोर्ट करोगे एट आईआरपी, ठीक है। वेदर इट वुड अप्लाई टू द ब्लू पांडा प्राइवेट लिमिटेड, बोलो ब्लू पांडा को अप्लाई होगा या नहीं। तो उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 का बोलो कितना था? एक्सीडिंग 5 करोड़, वो कंडीशन आ जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगा। डज ब्लू पांडा प्राइवेट नीड टू क्रिएट इट्स इनवॉइस डायरेक्टली ऑन द इनवॉइस? नहीं, क्रिएट नहीं होगा, वो ओन अकाउंटिंग बिलिंग सिस्टम में होगा, आपको रिपोर्ट करना है, फिर इनवॉइस जनरेट होगा, उस पर आईआरएन और वो सब चीजें होनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है इन्होंने। देखो, e-invoicing is a system for electronically reporting B2B invoices to the GST system for certain notified taxpayer। बोलो e-invoicing क्या है भाई, ये सेंटेंस याद रखना। e-invoicing is a system for electronically reporting B2B transactions, जो मैंने अभी बोला, टू बोलो GST system for a certain notified taxpayer जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, किसी भी साल एक्सीड कर रहा है 5 करोड़ से, है ना। उसके बाद सिंस ब्लू पांडा प्राइवेट लिमिटेड हैड एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 6 करोड़ से ज्यादा है, इट इज रिक्वायर्ड टू इश्यू बोलो इनवॉइस फॉर बी2बी ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये हमको पता ही है सॉल्यूशन। देखो आप बेटा, आपको प्रोविजन जो है ना वो अगर याद है तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो प्रोविजन बहुत अच्छे से याद करो, और है ना जब आप ये आरटीपी एमटीपी सब सॉल्व करते हो, उसका प्रेजेंटेशन देखो, उन्होंने प्रेजेंट कैसे किया उसका, ठीक है। व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस इज अ प्रेजेंटेशन स्किल। आप सॉल्यूशन एकदम शांति से पढ़ो, ठीक है, इसमें कोई टेक्निकलिटी है ही नहीं, बस उसका प्रेजेंटेशन सीखना। आगे दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था, ई इनवॉइसिंग क्या है और क्या वो पांडा को एप्लीकेबल होगा। दूसरा क्वेश्चन था क्या उसको ई इनवॉइस जो है आईआरपी पर जनरेट करना है, तो आंसर इज ना, ब्लू पांडा डज नॉट नीड टू क्रिएट, उसको क्रिएट नहीं करना डायरेक्टली ऑन द इनवॉइसिंग। कंपनी विल कंटिन्यू जनरेटिंग इट्स जीएसटी इनवॉइसेस on own accounting billing ERP system। Only requirement is that this invoices must be reported to the IRP। क्यों रिपोर्ट करना है? फॉर वैलिडेशन इश्यूएंस ऑफ बोलो IRN, उससे क्या होगा, IRN जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने पहले बोला IRN का होना जरूरी है, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनवैलिड इनवॉइस, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 10 9 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखना क्या दिया है, मिस्टर बोलूराम का क्वेश्चन है, ठीक है। और सप्लायर लोकेटेड इन मेरठ उत्तर प्रदेश, मेरठ वाला ये, ठीक है, मेरठ मेरठ जो भी आप बोलते हो, तो बोलो उत्तर प्रदेश वाला ये, मेरठ उत्तर प्रदेश। सप्लाइड द बेडशीट, पिलो कवर्स एंड ब्लैंकेट, बोलो किसको सप्लाई किया? टू गवर्नमेंटल एजेंसी। भाई अगर तुमको गवर्नमेंटल एजेंसी दिखा, टू गवर्नमेंटल एजेंसी, कुछ याद आया? बोलो भोलूराम, मैं बी लिख देता हूँ, यूपी वाले भोलूराम। बोलो किसको सप्लाई कर रहे हैं? गवर्नमेंटल एजेंसीज। तो गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसीज, बहुत सारी चीज बातें हमने पढ़ी हैं एग्जामिनेशन में, टीडीएस में। किधर वाले हैं ये? रजिस्टर्ड इन यूपी, दोनों यूपी वाले हैं, यूपी यूपी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बोलो कितनी है? टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी 4,61,000। और आपको देखो उसका बाइफर्केशन दिया है, इन तीनों को ऐड करो, आपका आ जाएगा 461। ब्लैंकेट दिया, बेडशीट दी, पिलो कवर दिया, ठीक है, होता है, हाँ होता है 461। बोलो भोलूराम सप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंटल एजेंसीज को, मेरठ यूपी यूपी वाले को, और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 461 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। अब आगे, इज गवर्नमेंटल एजेंसी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। मेरे को बोलना भोलूराम जो है वो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं किसको? गवर्नमेंटल एजेंसीज को, और गवर्नमेंटल एजेंसीज जो है उसको पैसा दे रही है, मतलब ये पेयर है, पेयर क्या डिडक्ट करता है? टैक्स डिडक्टर। अब जरा याद करो भाई, सेक्शन नंबर 51, टैक्स डिडक्टर कौन होता है? गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी।
कुछ 3-4 लोग नोटिफाइड पर्सन थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो अब ये जो भी है मेरे को बोलना है टैक्स डिडक्टर है। हाँ जी है, गवर्नमेंटल एजेंसी इज द टैक्स डिडक्टर। उसके बाद टीडीएस कब काटना होता है, अगर उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो, याद है आपको। और वो कौन सी रिटर्न फाइल करता था, 6, 7, 8, तो जीएसटीआर 7 फाइल करता था, मंथली 10 को फाइल करता था। ऐसी बहुत सारी बातें पड़ी थी। बोलो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यू देखते ही नहीं है, ठीक है, तो क्या टीडीएस आएगा, यस सर टीडीएस आएगा हर एक वैल्यू पर। बोलो 461, तो टीडीएस काटना है, इफ यस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड। बोलो कितना टीडीएस है, टीसीएस है 1%, टीडीएस है 2%, और वो 2% मतलब एक्चुअली 11% है। तो टीडीएस ब्रैकेट में लिखो सीजीएसटी इक्वल्स टू 1%, और जो आएगा इक्वल टू 4610, और टीडीएस एसजीएसटी ये भी 1%, और ये आएगा तुम्हारा 4610, और टोटल बनेगा तुम्हारा कितना बनता है भाई, 922 टोटल देखना, मैं तो ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, 9220। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलो इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, as per section 51 it is mandatory for the following persons to deduct a tax as source from the payments made to the supplier of the taxable goods or services। अब मैं ये सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको याद हो टैक्सेबल गुड्स और सर्विस पर जीएसटी टीडीएस आता था, वो लेविएबल होने चाहिए, नॉन लेविएबल नहीं होने चाहिए, एक्टिविटी मस्ट बी सप्लाई, बहुत कुछ बातें हमने पढ़ी जिसके रिलेटेड। बोलो कौन कौन टैक्स डिडक्टर है, गवर्नमेंट, लोकल सिटी, गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड नोटिफाइड पर्सन। और कब काटेगा टीडीएस, तो 1% काटेगा, ठीक है, of the payment made to the supplier of the taxable goods and service where total value of such supply under contract exceeds, contract value exceeds 250 excluding GST, ठीक है। Thus individual supply may be less than 250, but if the total value of the contract is more than 250, TDS has to be deducted in the given case। देखो ऊपर क्या एक्सप्लेन किया है, पूरी प्रोविजन एक्सप्लेन करी है, ठीक है, और आगे बोलो, in the given case Bholu Ram has made supply to the governmental agency, total value of the contract exceeds 250, mandatory to for the GA to deduct TDS at the 1% each, मतलब 2% total under CG and SGS on the net value, और आएगा each 4610, मतलब जो भी हमारा आएगा 9 something 220। भाई क्लियर है ये TDS? ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मेजर्स कंसल्टीज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, कंपनी किसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कंसल्टीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो किधर वाली है, रजिस्टर्ड इन जीएसटी अंडर द मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, और ऑफर कर रही है बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस देती हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस दे रही है। तो बोलो एक महाराष्ट्र की कंपनी है जो ये सब काम कर रही है। कंपनी रिकॉर्डेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अक्टूबर, कौन से मंथ का क्वेश्चन होगा, अक्टूबर का होगा। कंपनी है महाराष्ट्र वाली है, अक्टूबर का क्वेश्चन है, और आपको 1 2 3 4 5 6 नो एडजस्टमेंट दी है, और आपको पूछा यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, बोलो क्या, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। भाई अक्टूबर का क्वेश्चन है जो मैंने पहले बोला था, बोलो क्या कंप्यूट करना है, टोटल वैल्यू ऑफ द सप्लाई, टोटल वैल्यू मतलब आउटवर्ड सप्लाई है ना, जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ, रिसीव का नहीं पूछेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ द सप्लाई मतलब आउटवर्ड सप्लाई। उसके बाद आपको ढूंढना है उसके ऊपर का टैक्स, आउटवर्ड का टैक्स, और आपको ढूंढना है नेट टैक्स, आउटवर्ड का टैक्स माइनस बोलो इनवर्ड का टैक्स, और जो आएगा तुम्हारा नेट जीएसटी। ठीक है, आपको ये ढूंढना है। एक सेकेंड रुकना, हाँ जी, तो आपको ये सब ढूंढना है। अब मेरे को बताना टोटल वैल्यू, आउटपुट टैक्स और ये सब ढूंढना है। रेट ऑफ जीएसटी बोलो 18%, ना भी बोला तो हम 18% लेते। ऑल दी अमाउंट्स गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ठीक है, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है आईटीसी का। टर्नओवर ऑफ द कंपनी वाज 10 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लास्ट ईयर का टर्नओवर बोलो कंपनी का 10 करोड़ था, अमीर कंपनी है, गरीब नहीं है। ऑल ट्रांजेक्शंस, इंपॉर्टेंट लाइन भाई गौर करना, ऑल द ट्रांजेक्शंस आर इंटरस्टेट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर कुछ ना बोला हो तो आप इंटरस्टेट ही मान के चलना, इसका मतलब आप दिमाग का नहीं मत करना, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट कुछ नहीं, ऑल ट्रांजेक्शंस आर बोलो इंटरस्टेट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, अगर कुछ बोला ना हो तो इंटरस्टेट ही मान के चलना। ठीक है, चलो बोलो। तो ये क्वेश्चन दिया है मुंबई महाराष्ट्र वाला, नो एडजस्टमेंट है, आउटवर्ड का सप्लाई ढूंढना है और नेट टैक्स ढूंढना है हमको। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे को बोलना सबसे पहला कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर मार्केट एनालिसिस,
प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर मार्केट एनालिसिस टू XYZ लिमिटेड। प्रोवाइडेड मतलब ये मेरा आउटवर्ड होगा, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बोलो किसको, रजिस्टर्ड क्लाइंट इन चेन्नई तमिलनाडु। भाई मैं महाराष्ट्र वाला हूँ, तमिलनाडु वालों को सर्विस दे रहा हूँ, डेफिनेटली इंटरेस्टेड बनेगी, उसने बोला भी है, और इवन ना भी लिखा होता पीछे लिखा भी था इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो इंटरेस्टेड है कितने की सर्विसिंग, 4.5 लाख रुपए की। अब आगे बात करते हैं। एडिशनली द कंपनी पेड एन अमाउंट ऑफ 4,500 एज अ प्रोफेशनल टैक्स। मेरे को बोलना वैल्यू कितनी आएगी इस ट्रांजेक्शन की, 4.5 लाख रुपए। अब आगे क्या कह रहा है, कंपनी जो है उसे क्या पे करा है, अमाउंट ऑफ 4,500 प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल स्टेट लेजिस्लेशन। एक कंपनी है महाराष्ट्र वाली, XYZ को सर्विस दे रही है मार्केट एनालिसिस करके, और वो तमिलनाडु वाला है, 4.5 लाख रुपए की सर्विस दी। अब क्या कह रहा है, कंपनी ने 4,500 का प्रोफेशनल टैक्स पे किया है, और ये जो अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स है इट वाज रिकवर्ड सेपरेटली फ्रॉम XYZ। उसके पास से मांगा था हमने, तो उसके पास से दो चीजें मांगी, 4.5 लाख रुपए वैल्यू ऑफ द सर्विस और 4,500 का टैक्स मांगा। टोटल हो जाएगा 454500। अब डाउट अराइज होता है क्या ये 4,500 ऐड होगा, तो भाई याद करो वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसको वैल्यू को टच कर रहे हैं, टैक्स ट्रांजेक्शन वैल्यू आएगा, एंड प्लस क्या करना है, टैक्स ड्यूटी सेस फी एक्सक्लूडिंग जीएसटी सेस। क्या ये टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, हाँ जी सर ऐड हो जाएंगे। और ये मेरा आउटवर्ड है इनवर्ड है, तो देखो प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड टू XYZ, इसका मतलब हम लोग कौन से मालूम है, कंसल्टिंग। बोलो ये मेरा आउटवर्ड है, तो मेरा एक आउटवर्ड आ गया 454500, 4,54,500। क्लियर है ये। अब आगे बात करते हैं। मेरे को बोला नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर लॉन्च इवेंट। कोई मार्केटिंग करके दे रहे हैं, लॉन्च इवेंट है किसी की, ठीक है, जैसे मान लो पुष्पा 2 रिलीज होने वाली है, उसकी लॉन्च इवेंट होगी, उसका मार्केटिंग करके देंगे। कंडक्टेड डिजिटल मार्केटिंग फॉर एन अपकमिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, प्रोडक्ट भाई फॉर मिस्टर ए, मिस्टर ए के लिए करके दे रहे हैं, मतलब हम लोग करके दे रहे हैं, बेस्ड इन राजस्थान। बोलो वो किधर वाला है, वो राजस्थान वाला है, मैं महाराष्ट्र वाला और राजस्थान वाला। हु इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, जो जीएसटी में बोलो कैसा वाला है, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। द अग्रीड फी फॉर द सेड सर्विसेज 3,00,000 रुपीज। पीछे क्या बोला था भाई, सारे ट्रांजेक्शन क्या है, इंटरसेट है, तो अब सोचते मत बैठो वो किधर वाला है, क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई, कुछ नहीं। द अग्रीड फी फॉर द बोलो सेड सर्विस। एक्चुअली इन लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अपने को चेक करते तो मजा आता, तो क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता है ना, इंटर इंट्राई से। खैर जाने दो, चलो आगे बात करते हैं। बोलो हम लोग ये कर रहे हैं, बोलो ये मेरा आउटवर्ड सप्लाई है ना भाई, मैं किसी को लॉन्च करके दे रहा हूँ प्रोडक्ट, उसमें मार्केटिंग करके दे रहा हूँ। बोलो द अग्रीड कंसिडरेशन 3,00,000 है, आउट ऑफ द अग्रीड फी एन अमाउंट ऑफ 25,000 इज इनकर्ड बाय मिस्टर ए। ये जो 3,00,000 था ना, उसमें से 25,000 का जो अमाउंट था वो इनकर्ड किया, मतलब खर्चा किया बाय मिस्टर ए ने खर्चा किया, ठीक है। तो मुझे 3,00,000 आने वाले थे प्रोडक्ट लॉन्च के लिए। अब बोलो ये 3,00,000 में से अब क्या हो गया, 25,000 का खर्चा ए ने कर दिया, मेरे बिहाफ पर किया होगा, डेफिनेटली मेरे को करना चाहिए था। The company was liable to pay, देखो company was liable to pay the same in relation to the supply। मतलब कंपनी जो है इसको ये खर्चा करना चाहिए, लेकिन बोलो हमारे बिहाफ पर कौन कर रहा है, मिस्टर ही कर रहा है। एंड द नेट पेमेंट रिसीव्ड बाय द कंपनी वाज 2,75,000। अब देखो यहाँ पर ट्रांजेक्शन वैल्यू जो अमाउंट रिसीव्ड है वो हो जाएगा 275 प्लस आपको कहते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर, मेरा कोई एक्सपेंडिचर, मेरी कोई लायबिलिटी विच इज मेट बाय द रेसिपिएंट। ये वही तो पॉइंट है, मेरा कोई खर्चा जो है मेरे बिहाफ पर बोलो कोई और कर रहा है, क्या वो 25 भी ऐड होगा, हाँ जी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो बोलो ये कितना बनेगा, 3,00,000 रुपीज, ये हमारा बनेगा आउटवर्ड का सप्लाई, ठीक है, आउटवर्ड का सप्लाई 3,00,000। भाई 3,00,000 में 25,000 मत ऐड करना, करेक्ट ना, 3,00,000 तो उसकी टोटल वैल्यू है, नेट मिला कितना 275, करेक्ट। कोई कंफ्यूजन? अगर आपको याद हो हम बात किया करते थे कि ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होती है, जो सामने वाला पैसा देगा वो 275, उसमें आप 25,000 ऐड कर दो, टोटल प्राइस 3,00,000 ही है, मुझे 275 रिसीव हो गया और 25,000 मेरे भी ऑफर उसने किसी और को दे दिया, तो वो भी बोलो मेरा ही पैसा था। आप ऐसा सोच लो मुझे मिला और मैंने वापस पे कर दिया, मुझे किसी को देना था तो मैंने क्या करा, उससे पैसा 3,00,000 आया, 25 दे दिया। अब ऐसा हुआ नहीं, इसने मेरे को 275 दिया और इसने डायरेक्टली इसको दे दिया 25। अंडरस्टूड? मेरा तो एक्चुअली बोलो मेरे बिहाफ पर गया, वो 3,00,000 बनेगा। अब आगे ट्रैवलिंग पेमेंट फॉर द टीम, मेरे को बोला ट्रैवलिंग पेमेंट कर रहा है फॉर द टीम, द एम्प्लॉइज इनकर्ड एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 ऑन द ट्रैवल टू कोलकाता फॉर क्लाइंट प्रोजेक्ट। क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए गए थे, जिसका खर्चा बोलो 50,000 हो गया। क्लेम्ड रीइंबर्समेंट ऑफ द सेम फ्रॉम द कंपनी
एंड एज अ पॉलिसी कंपनी चार्ज सच एक्सपेंस फ्रॉम द क्लाइंट ऑन एक्चुअल बेसिस। अब मेरे को बोलना हुआ क्या यहाँ पर, हमारे एम्प्लॉइज जो है वो मान लो कहीं गए थे और 50,000 का ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर होता, एम्प्लॉय ने रीइंबर्समेंट मांग लिया था, ठीक है, लेकिन अब कंपनी जो है वो क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉइज को तो रीइंबर्स कर दिया, क्लाइंट से कलेक्ट कर रहे हैं। क्या ये भी ऐड हो जाएगा? हाँ जी, ये भी ऐड हो जाएगा। इट्स एन इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल ऑडिट करवाओगे तुम मेरे से तो बोलो ये सब बातें इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर होने ही वाले हैं। आगे डिस्काउंट पास ऑन टू द कस्टमर, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। अच्छा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट क्या होता है? तो एक सप्लायर एक रेसिपिएंट है, ये अगर आपको याद हो क्रेडिट नोट इश्यू करता है और सामने वाला जो है एक्चुअली में उसको आईटीसी रिवर्स करनी है। देखो क्या होता है, अगर मान लो एक सप्लायर एक रेसिपिएंट है, अगर सप्लायर डेबिट नोट इश्यू करता है ना, तो इस बंदे को सामने वाले से और पैसा आने वाला है, कलेक्ट करके इसको अपना आउटवर्ड का टैक्स में ऐड करना है, मतलब इसको पे करना है वो, है ना, और सामने वाले को उसका आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई डेबिट नोट की। लेकिन अगर मान लो सप्लायर है और रेसिपिएंट है और अगर क्रेडिट नोट है, मतलब बोलो इसको टैक्स पे करना है, अब बोलो क्रेडिट नोट है तो क्या होगा, सामने वाले को पैसा देना है, तो बोलो मैं जो है गवर्नमेंट से वो रिफंड मांगूंगा, लेकिन रिफंड नहीं मिलता तो बोलो माइनस होता था। एंड अगर माइनस हो गया तो सामने वाले को क्या करना है, उसको पैसा लौटा रहे हम लोग, उसको आईटीसी रिवर्सल करना होता है। अगर वो आईटीसी रिवर्सल नहीं करेगा तो हमको भी इधर टैक्स में रिडक्शन नहीं मिलेगा। ये कंडीशन होती है। इधर देखो, द कंपनी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 1 लाख एज अ लेट पेमेंट चार्जेस, सॉरी डिस्काउंट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वाज बोलो ऑफर टू अ कस्टमर, पोस्ट सप्लाई बोलो अमाउंटिंग टू कितना था, 50,000 अगेंस्ट सप्लाई और विच इनवॉइस वाज इशूड इन सितंबर, सितंबर में उसका इनवॉइस दे दिया था। द कस्टमर हैज नॉट रिवर्स द आईटीसी रिलेटिंग टू सच डिस्काउंट, कस्टमर ने रिवर्स नहीं किया है, बोलो इसका कुछ होगा, इग्नोर, कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है ये? ठीक है, तो देखो हमारे 3 ट्रांजेक्शन हो गए। अब आगे रिकवरी ऑफ द लेट पेमेंट चार्जेस। आपको याद है लेट पेमेंट, इंटरेस्ट पेनल्टी, लेट फीस, लेट कंसिडरेशन को टॉलरेट करने के लिए होता था। आप किसी को टॉलरेट करो, कोई आपको इंटरेस्ट पेनल्टी ये सब देता था, ठीक है, जिसमें टैक्सेबिलिटी होती है रिसीट बेसिस पर, अगर आपको याद हो, उसका टाइम ऑफ सप्लाई याद हो तो देखो द कंपनी रिसीव्ड, बाय रिसीव्ड हो गया, एन अमाउंट ऑफ 1 लाख एज अ लेट पेमेंट चार्जेस फॉर द डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम अ क्लाइंट whose सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीट। जून में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, अभी अक्टूबर में पैसा दे रहा है, अक्टूबर का क्वेश्चन है। बोलो क्या रिसीट बेसिस पर लेट पेमेंट पर टैक्स देना है? यस, ये 1 लाख भी ऐड होगा। मेरे आउटवर्ड देखो, 4,54,500, 3,50,000 और 1 लाख। अब आगे परचेज ऑफ द कार, ठीक है, ये कार परचेज है, इंश्योरेंस सर्विस है, चलो कर लेते हैं ये भी। परचेज ऑफ द कार, अ कार वाज परचेज्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी फॉर यूज बाय द डायरेक्टर। आपको याद है कार का आईटीसी कब मिलता है? अगर कार कार बोला था 4 सीटर 5 सीटर समझो, ठीक है, ट्रक का तो आईटीसी मिलता है, फिर वो मोर देन 13 वाला मिलता है, कार 4-5 सीटर समझो, इसका आउटवर्ड अगर फर्दर सप्लाई, फिर वो इम्पार्टी ट्रेनिंग और क्या था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ये सब होगा तो आईटीसी मिलता है। अब कंपनी तो डायरेक्टर के लिए खरीद रही है, ये सब एग्जांपल मैंने दिए थे, अगर आपको याद हो मैं हमेशा एग्जांपल में रिलायंस बोलता था। बोलो आईटीसी मिलेगी या नहीं? नहीं मिलेगी, आईटीसी ब्लॉक्ड होती है, नहीं मिलने वाली वो। बोलो मिलेगी या नहीं? नहीं मिलेगी वो, ठीक है, तो आईटीसी गई, द टोटल कॉस्ट ऑफ द कार, ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी। आगे ये वैसे मेरा इनवर्ड है, लेकिन मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, द कंपनी पेड मतलब बोलो देखो आउटवर्ड होगा ना तो कंपनी रिसीव्ड होगा, रिसीव्ड क्योंकि कस्टमर को बेचा तो पैसा आया, पर ये कंपनी पेड मतलब बोलो इनवर्ड होगा, है ना। इंश्योरेंस ऑफ द अबव कार, कार परचेज करी है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अब कार परचेज करते हो इंश्योरेंस भी पे किया है, ये भी मेरा इनवर्ड है, बोलो इसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। याद है आपको, अगर कार का खुद का आईटीसी नॉट अलाउड तो इवन उसका इंश्योरेंस और ये सब का भी आईटीसी नहीं मिलता था, ठीक है, सर्विसिंग, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ऐसे सब का आईटीसी नहीं मिलता था, तो इसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। प्रोक्योरमेंट ऑफ द सर्विसेज, द कंपनी रिसीव्ड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज यूज्ड फॉर बिजनेस। एक्चुअली में ओवरऑल देखोगे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, खास कुछ इसमें ट्रिकी पॉइंट नहीं है। कंपनी रिसीव्ड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज यूज्ड, कंपनी रिसीव्ड है मतलब इनवर्ड है, इंटरस्टेट सप्लाई फॉर बिजनेस पर्पस, और विद जीएसटी बोलो कितना था, आईटीसी मिलेगा 45,000। भाई वो अमाउंट जीएसटी का है, अमाउंट चेक करना ध्यान से, ऑन विच जीएसटी पेड, ये जीएस इसका 18% मत निकालना। सेल क्रेडिट वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिल जाएगा आईटीसी। स्पॉन्सरशिप, कंपनी स्पॉन्सर्ड अब स्पोर्ट्स इवेंट, कंपनी स्पॉन्सर्ड स्पोर्ट्स इवेंट। अच्छा, कंपनी जो है इसने स्पोर्ट्स इवेंट को स्पॉन्सर किया, मतलब क्या कंपनी ने पैसा दिया होगा, कंपनी स्पॉन्सर है। आपको याद है कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म, अगर वो रेसिपिएंट है
तो आरसीएम लग जाता था भाई। आरसीएम का प्रोविजन याद है, एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म, और वो स्पॉन्सर बनता है। आपको याद है, इसको बोलते थे हम ऑर्गेनाइजर, और इसको हम बोलते थे कौन, स्पॉन्सर। जो पैसा दे रहा है वो स्पॉन्सर है। बोलो यहाँ पर स्पॉन्सर कौन है, हमारी कंपनी। और क्या स्पॉन्सर कर रहे हैं, स्पोर्टिंग इवेंट। अगर आपको याद हो, स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय, अगर वो 5 लोग है तो एग्जामिशन दिया, बट इधर वो 5 का नाम नहीं दिया है, तो बोलो हम तो अदरवाइज अज्यूम करेंगे, जीएसटी आएगा और बोलो आरसीएम लगेगा, आरसीएम, एनी पर्सन टू कंपनी, करेक्ट ना। बोलो फटाफट। तो बोलो 2 लाख पर। अच्छा, और अगर आपकी इनवर्ड में आरसीएम है तो एक तो उसका आईटीसी मिलेगा, एंड बोलो एंड में आप उसको ऐड कर देना, एंड में ऐड करना, बिकॉज वो पेबल भी है। याद है, फर्स्ट अवेल आईटीसी, फर्स्ट पे टैक्स देन अवेल आईटीसी, ऐसा कह रहे थे हम। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस तो फिर अब देखो, ये तो इसको ऐड करो, 454,500, 3,50,000, 1 लाख, और बाकी तो मेरी आईटीसी है। तो हमारे 5 पॉइंट में से देखो चौथा पॉइंट नहीं आता है ना। चलो चेक करते हैं। ये देखो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। बोलो पहला 454,500, याद है आपको 454,500, ठीक है। जो अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ एनी टैक्स विल बी एडेड अदर देन जीएसटी। फिर उसके बाद दूसरा 3 लाख था, वो ऑन बिहाफ ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर वाला, ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर मेट बाय रेसिपिएंट वाला। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बोलो इट इज इंक्लूडेड बाय इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ये भी मैंने बोला था। तो देखो 3 ऐड हो गए, 454,500, 3 लाख और 50,000। और कौन सा था, 454,500, 3 लाख और 50,000, फिर नील और फिर 1 लाख, ये 3, फिर ये नील आएगा और ये 1 लाख आएगा। यस, ऐड करो, याद आएगा। मेरे पास एक्चुअली कैसे लेना भूल गया, मैं स्टार्टिंग में बोला था, देख लेना ऐड करके, ठीक है। और ये टैक्सेबल होता है ना रिसीट बेसिस, लेट पेमेंट। तो देखो हमारा ये आ गया। अब उस पर टैक्स निकालो, 904,500 ये इंटू 18% करो, तुम्हारा टैक्स आ जाएगा टोटल आउटपुट का टैक्स, ठीक है। आउटवर्ड का टैक्स आ गया, तो आउटवर्ड आ गया, आउटवर्ड का टैक्स आ गया। अब बोलो क्या करोगे, ये 162,810 माइनस आईटीसी करनी है, और आपकी आईटीसी देखो कौन सी आएगी आईटीसी में, ये तो मिलेगा नहीं, 45,000 आएगा, और ये पेड अमाउंट ऑफ 2 लाख, 2 लाख का 18%। भाई ध्यान से पढ़ा ना, 2 लाख ऐड कर दोगे आईटीसी में, 36,000, तो 45,000 वो जीएसटी है, पढ़ो ध्यान से, जीएसटी पेड। तो 45,000 और 36,000 कितना होता है, 45, 36, ये देखो, कार का आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड है। इंश्योरेंस का नहीं मिलेगा, 45,000, 36,000, यस 81,000, और देखो ये उसने 81 माइनस किया, आईजीएसटी माइनस, इधर सब कुछ आईजीएसटी है। बोलो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लस ये 36,000 जो है ना, 36 आईटीसी में स्पॉन्सरशिप, ये कौन सा था, आरसीएम वाला। तो बोलो एंड में वापस एड बैक भी करना होता है, ये आने के बाद बोलो एंड में 36 एड बैक, तो ये तुम्हारा आ गया टोटल पेपर। अंडरस्टूड, ठीक है। अब ये तो याद होगा वो क्यों एड बैक करना है। तुम्हारा देखो इसी के साथ एक क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब लास्ट केस सिनारियो वाला एमसीक्यू पढ़ते हैं, एमसीक्यू पढ़ते हैं। देखो आई होप आपको ये आरटीपी वाला वीडियो बहुत यूजफुल लगा होगा। मैं थोड़ा स्पीड में गया हूँ, उसका रीजन ये है कि सिंपल क्वेश्चन है, दूसरा आपके पास टाइम नहीं है, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। अगर कोई टेक्निकल बात है तो हम उसको बहुत डिटेल में अच्छे से बात करते हैं, है ना। हमने जो पढ़ा है वही सब दिया है, और मुझे नहीं लगा इसमें खास कोई डिस्कशन जैसा भी था, बट खैर इधर देखो, लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं केस सिनेरियो बेस्ड। देखो, विंटेज सिनेमास प्राइवेट लिमिटेड इज अ लीडिंग चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस ऑपरेटिंग इन द सेवरल स्टेट अक्रॉस इंडिया, ठीक है। मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल चलाता है वो। द कंपनी हैज इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस, बोलो किधर है कॉर्पोरेट ऑफिस, मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द मल्टीपल स्टेट, ठीक है। तो मेरे को बोलना है, एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल है जो महाराष्ट्र में है, उसकी ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस, और बाकी हर स्टेट में रजिस्टर्ड भी है इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। कंपनी क्या करती है, मूवी टिकट बेचता है, फूड एंड बेवरेजेस और अदर एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विस देती है, ठीक है। टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज पर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज 175 करोड़, बस खत्म भाई। पिछले साल में 170, बहुत अमीर कंपनी है, 175 करोड़ का तो टर्नओवर था। आगे द कंपनी क्रॉस एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 35 करोड़ टिल जून करंट ईयर, बोलो जून तक उसका टर्नओवर कितना हो गया था, 35 करोड़।
35 लाख नहीं है भाई, रजिस्ट्रेशन की लिमिट 40 लाख होती है, 40 करोड़ नहीं। याद रखना ना, बीच में 35-40 का वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। 35 करोड़ है ये, ठीक है, टिल जून करंट ईयर, ठीक है। आगे, इन जुलाई VCPL, अब जुलाई की बातें चल रही है। देखो एक कंपनी है, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल चलाती है, महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट ऑफिस है, हर स्टेट में रजिस्टर्ड है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 175 करोड़ था, जून तक का उसका एग्रीगेट टर्नओवर 35 करोड़ है। इन जुलाई VCPL ओपन न्यू मल्टीप्लेक्स इन गुजरात, भाई नया नया मल्टीप्लेक्स खुला है गुजरात में, वेर इन द कमर्शियल ऑपरेशन विल कमेंस फ्रॉम August 12। भाई जून तक का टर्नओवर दिया था और अब बोल रहे हैं अगस्त में स्टार्ट होगा, ठीक है। ड्यू टू ऑपरेशन इन द मल्टीपल स्टेट, द फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑपरेशंस आर हैंडल्ड बाय सेंट्रलाइज्ड टीम एट द कॉर्पोरेट ऑफिस, ठीक है। अकाउंटिंग और ये सब कौन देख रहा है? सेंट्रलाइज्ड टीम मुंबई महाराष्ट्र वाली जो है वो देख रही है। द सेम टीम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग द GST रिटर्न फॉर ऑल द GST रजिस्ट्रेशन। एक बात बोलो, रिटर्न फॉर ऑल द GST रजिस्ट्रेशन, क्या रिटर्न स्टेट वाइज फाइल करनी है या पूरा, आई मीन स्टेट वाइज मतलब कैसा? अगर मान लो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात तीन जगह पर, इस क्वेश्चन में नहीं बोल रहा, इन जनरल पूछ रहा हूं, तीन जगह पर तो कितनी रिटर्न जाएंगी? 3। लेकिन मान लो महाराष्ट्र में 2 रजिस्ट्रेशन है, मुंबई और पुणे का अलग अलग है, मुंबई पुणे, तो बोलो मुंबई पुणे की रिटर्न, मुंबई और पुणे की रिटर्न लग जाएगी, तमिलनाडु की अलग और गुजरात। इन शॉर्ट रिटर्न जो होती है ना वो हमेशा GST नंबर वाइज होती है, GST नंबर वाइज, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, द कंपनी इज ऑल्सो एंगेज इन लीजिंग ऑफ द स्पेस टू इंडिपेंडेंट वेंडर्स इन इट्स फूड कोर्ट अगेंस्ट रेंटल चार्जेस। कंपनी क्या करती है? लीज पर देती है वेंडर्स को फूड कोर्ट अगेंस्ट रेंटल चार्जेस, ठीक है। आपने देखा होगा, जैसे मान लो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल है, तो एक जगह है वो भाड़े पर दे दिया पॉपकॉर्न वाले को, उसको बोला भाई सुबह 7 से रात को 11 तक तेरे को जितने पॉपकॉर्न बेचना तो तेरे को रेंट दे दे, ठीक है। तो वैसा कुछ है, फॉर इंक्रीजिंग द रेवेन्यू the company obtained a new office building in Mumbai under a rental agreement and paid an amount of 5 crore as a refundable security deposit। refundable deposit दिया है, वो कंपनी जो है वो भाड़े पर दिया, रेंटल अग्रीमेंट, ठीक है। इस पर GST नहीं आता, डिपॉजिट रिफंडेबल, आपको याद है वो कहाँ पढ़ा था हमने? आई थिंक रिफंडेबल डिपॉजिट तो था, कंसिडरेशन की डेफिनेशन में था, वैल्यूएशन में तो नहीं था, कंसिडरेशन की डेफिनेशन याद है? कंसिडरेशन मीन्स मनी और अ काइंड or monetary value of the forbearance but excluding subsidy from the government and even refundable deposit, वो consideration नहीं बनता है। The term of rental agreement is for 5 years, ठीक है। The company also dispatched advertisement material worth rupees 35 lakh from, किधर से किधर भेजा? मटेरियल भेजा है, मटेरियल महाराष्ट्र से, बोलो महाराष्ट्र से गुजरात मल्टीप्लेक्स फॉर द अपकमिंग मूवीज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू रोड इन सितंबर, ठीक है। सितंबर में मटेरियल जो था वो महाराष्ट्र से गुजरात भेजा है, मतलब महाराष्ट्र गुजरात का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी सेपरेट, और ये स्टॉक ट्रांसफर को सप्लाई माना जाएगा। द कंपनी क्लेम्ड ITC ऑन सच एडवर्टाइजमेंट एट द टाइम ऑफ रिसीट इन द महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में जब खरीदा था तो उसकी ITC भी दे रखी है। द रेट ऑफ GST इज 18%, 99%, ठीक है। चलो स्टार्ट करें हम। देखो पहला, which of the following statement is correct under GST law? करेक्ट स्टेटमेंट मांग रहा है। in relation to registration requirement of the company in relation to its operation to be commenced in the state of Gujarat। मेरे को बोलना गुजरात में जो ऑपरेशन चालू करने जा रहा है इसका ऑलरेडी टर्नओवर करोड़ों रुपए में, मेरे को बोलो रजिस्ट्रेशन कब करना होता है? इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख, बट इसका टर्नओवर तो ऑलरेडी 35 करोड़ के आसपास कुछ बोला था ना, कितना बोला था एग्रीगेट टर्न? नहीं, लास्ट ईयर का ऑलरेडी 175 करोड़, भाई करोड़ों रुपए का टर्नओवर है और करंट ईयर में 35 करोड़ तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। मेरे को बोलो इसका एग्रीगेट टर्नओवर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये हर स्टेट में रजिस्टर्ड होगा। अब नया ब्रांच खुला तो फिर से टर्नओवर नहीं देखेंगे, अब तो बोलो जैसी ब्रांच खुलेगा डे 1 से इट इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, टीजिंग में एप्लीकेशन दे दो। अंडरस्टूड? देखो मैंने ना 3 दुकान चालू करी, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। अब मेरा टर्नओवर है 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, कुर्ती बेचता हूं मैं, कुर्ती। बोलो कितना है? 30 लाख। तो मेरे को बोला महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु सबके लिए 40 लाख का लिमिट, तो बोलो ओवरऑल 40 का लिमिट है, 30 लाख है। रजिस्ट्रेशन नहीं करना अभी, लेकिन जैसे मेरा टर्नओवर मान लो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु 20, 10 और ये मान लो जैसी कितना 30 हो गया और ये मान लो ये हो गया मेरा 12, बोलो जैसे ही क्रॉस करेगा 40 को क्रॉस करेगा मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना है और मैंने करा लिया रजिस्ट्रेशन। अब मैंने नया ब्रांच खोला केरला में,
और मेरा टर्नओवर है 5 लाख, तो क्या अब फिर से चेक करूं 40 लाख? नहीं, डे 1 से लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अंडरस्टूड? तो चलो पढ़ते हैं इसके आंसर। VCPL इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक GST रजिस्ट्रेशन फॉर गुजरात। नॉट रिक्वायर्ड भाई, ये तो आंसर गलत है फॉर गुजरात। टिल द टर्नओवर क्रॉसेस, नहीं। VCPL is required to take GST registration in Gujarat while commencing business in Gujarat as the aggregate turnover has already exceeded 20 lakh in the current financial year। मेरे को बोलना ये सही लग रहा है। It is required to take GST registration in Gujarat, commencing business in Gujarat as the aggregate turnover has already exceeded 20 lakh in the current financial year। ठीक है, करंट क्या उसका तो पहले से रजिस्टर्ड होगा, आप बोलो खत्म। तो मेरे को बोलना ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मान लो टर्नओवर एक्सीड हो गया और फिर नया चालू करोगे, हर साल चेक करके बैठेंगे, नहीं। एक बार चेक कर लिया और हो गया रजिस्ट्रेशन, तो बाकी सबका भी करना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन अंडर द सेम पैन वाले। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट। VCPL इज अलाउड टू ऐड गुजरात मल्टीप्लेक्स एज एडिशनल प्लेस, नहीं। वो सेम स्टेट में हो तो एडिशनल प्लेस का ऑप्शन होता है, मतलब ये भी गलत है। इज रिक्वायर्ड टू टेक GST रजिस्ट्रेशन ओनली फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नहीं। करंट ईयर में करना है। मींस करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following statement is true in relation to the filing of return? ठीक है, VCPL is required to file a single consolidated, नहीं भाई सिंगल कंसोलिडेटेड नहीं, GST इनवाइस रिटर्न जाएंगी। is required to file a separate GST return for each state where it is registered, yes, ये हो सकता है। VCPL is required to file returns only for the merger, नहीं। जहां पर कॉर्पोरेट ऑफिस ऐसा नहीं, सबके भी करना पड़ेगा, is an option, नहीं। B is the right answer, पहला भी दूसरा भी। नेक्स्ट, VCPL जो कंपनी इज रिक्वायर्ड टू लेवी GST ऑन रेंटल चार्जेस। रेंटल चार्जेस जो है मेरे को बोलना उसमें वो कुछ मतलब वो ये वाला पॉइंट था, ये बोलो रेंटल चार्जेस, इसका टर्नओवर ऑलरेडी ज्यादा है, क्या GST आएगा? यस, कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। टर्नओवर ऑफ द टेनेंट, टर्नओवर ऑफ द टेनेंट एक्सीड्स ओनली द टोटल रेंट चार्जेस, नहीं। बोलो डी आएगा, डी पढ़ते हैं क्या है? यस, डी। irrespective of the turn of the tenant or the amount of rental charge, ऑलरेडी GST में रजिस्टर्ड है, बोलो FCM में खुद टैक्स पे करेगा। ठीक है, आगे फोर्थ, in respect of the refundable security deposit given by refundable, it is not a GST is payable, नहीं। GST is payable, नहीं। there is no requirement to pay GST by the owner or the, yes, किसी को भी टैक्स नहीं देना। GST is payable, नहीं। पेबल 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 मतलब रॉन्ग आंसर है, रिफंडेबल डिपॉजिट है भाई, रिफंडेबल डिपॉजिट इज नॉट अ कंसीडरेशन। और लास्ट, VCPL इज डैश फॉर द एडवर्टाइजमेंट मटेरियल सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र ऑफिस टू गुजरात इन रिलेशन टू ओपनिंग। मेरे को बोलो महाराष्ट्र से गुजरात जो भेज रहा है, क्या वो स्टॉक ट्रांसफर इज सप्लाई पैरा 2, याद है पैरा 2? सप्लाई बनेगा डिस्टिंक्ट पर्सन में, यस, और सप्लाई बनेगा तो डॉक्यूमेंट क्या इशू करेगा? टैक्स इनवॉइस, है ना। सप्लाई तो सप्लाई, अच्छा ये वाला आएगा टैक्स इनवॉइस, इवन ई वे बिल भी आएगा, यस। पहला वाला कह रहा है नॉट लायबल टू इशू डॉक्यूमेंट, तो देखो आंसर आना चाहिए अपना बी बी डी बी 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 डी सी डी, बी बी डी सी डी, देख लो बी बी डी सी डी, यस। तो भाई इसी के साथ बस हमारी RTP जो है उसका डिस्कशन खत्म हो गया। 10 क्वेश्चन थे टोटल। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और देखो आपने गौर किया होगा केस सिनेरियो वाले जो MCQ है वो भी सिंपल है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर एक। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोस में। इनकम टैक्स का आर्टिकल मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। एंड उसके अलावा जो है हम कैपिटल गेन्स, PGBP, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है, जो इनकम टैक्स में कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स जो है TDS है, उन सब पर मैं रिविजन लेक्चर्स प्लान कर रहा हूँ। बट मेरे पास भी एक लिमिटेड टाइम है, दिसंबर भी बचा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन से जो चैप्टर्स हैं जिसमें आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है इनकम टैक्स में। ठीक है, GST तो मैंने आपको पढ़ा था तो उसमें डिफिकल्टी तो नहीं आ सकती। आई होप उसका मैंने मैराथन लेक्चर भी ऑलरेडी अपलोड किया है, सेक्शन नंबर वाला भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, और अमेंडमेंट भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। RTP भी आ गया, GST का मैं MTP भी अपलोड कर दूंगा। इनकम टैक्स में बताना दोस्तों कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, कौन से जो चैप्टर्स हैं जिस पर हम वीडियो अपलोड करें, और वो वीडियो कैसा होना चाहिए, मतलब प्लेन रिविजन, थियरी रिविजन, या फिर रिविजन वीडियो के साथ साथ हर एक पॉइंट का एक एक क्वेश्चन, तो मॉड्यूल का एक छोटा सा क्वेश्चन उठाकर वो भी सॉल्व कर दूंगा। आप बताना आपको शॉर्ट में चाहिए, जैसे आप देखना रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना। ठीक है,
तो मैंने कुछ महीनों पहले वीडियो डाला था, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस का मेरा जो हमारा जो वीडियो था वो चेक करना। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करना, और नीचे कमेंट में बताना कि इनकम टैक्स के कौन से चैप्टर जो आप मेरे से सीखना चाहोगे या रिवाइज करवाना चाहोगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।